प्रिय छात्र, आज आप लोग का कंसेप्ट ऑफ डिजीज, प्लांट डिजीज के क्लास में या पर विचार करने के लिए आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिजीज के कॉन्सेप्ट पे विचार किया जाएगा। देखिए, डिजीज शब्द का मतलब यह होता है विदाउट ईज। देखिए कितना बढ़िया परिभाषा है इसका निकाला गया। द टर्म डिजीज लिटरली मीन्स विदाउट ईज। देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू डिफाइन डिजीज। अनेक प्रयास हुए हैं रोग को परिभाषित करने के लिए। डिस्टिंक्शन इज ऑल्सो मेड बिटवीन द वर्ड्स डिजीज, इलनेस एंड सिकनेस, which are not wholly synonymous. अब देखिए, डिजीज की क्या परिभाषा दी गई है। ए कंडीशन इन विच बॉडी हेल्थ इज इम्पेयर्ड, ए डिपार्चर फ्रॉम स्टेट ऑफ हेल्थ, एन एल्टरेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी इंटरप्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ vital function, ये वेबस्टर। A condition of the body or some part or an organ of the body in which its function are disrupted or degraded, deranged. Oxford English Dictionary. A maladjustment of the human organism to the environment. Ecological point of view से यह परिभाषा है। पर सामान्य तौर से एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड डिजीज्ड कंडीशन। यह फिजियोलॉजी में भी हो सकता है और यह मेटाबॉलिज्म में भी हो सकता है और यह संरचनात्मक रूप से भी हो सकता है। तो इन हर स्थितियों में जो नॉर्मल वे है उससे यदि डेविएशन हो रहा है तो यह डिजीज कंडीशन है, चाहे वह उसके फिजियोलॉजी की हो चाहे वह उसके संरचना की हो। ए स्ट्रिक्टर डेफिनिशन usually include any persistent irritation resulting in plant damage and characteristic symptoms. क्या होता है जब इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूप में देखा जाएगा इसका परिभाषा, तो वह है कोई भी ऐसा परसिस्टेंट इरिटेशन हो जो कि प्लांट में डैमेज करे अथवा उसमें कुछ विशिष्ट सिम्टम उत्पन्न कर दे। दिस डेफिनेशन इंक्लूड सच फैक्टर एज पैथोजेन, इनसफिशिएंट नाइट्रोजन एंड एयर पॉल्यूशन। हाउएवर इट एक्सक्लूड फैक्टर्स सच एज लॉन मूवर, इंजुरी टू ट्री एंड लाइटनिंग इंजुरी, since this damage presumably is a one-time occurrence। तो इसमें यही एम्फेसाइज करने का कोशिश किया गया है कि देखिए इसके जो सख्त परिभाषा है उसमें परसिस्टेंट इरिटेशन ये एक महत्वपूर्ण बात है, और दूसरा है कि सिम्टम कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आए और तीसरा कि डैमेज हो। अब देखिए जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। दिस थ्योरी गेन्ड मोमेंटम इन 19th century. The emphasis has shifted from empirical causes like bad air to microbes as the sole cause of disease. The disease model according to this theory is disease agent, man and disease.
देखिए ये बहुत पुरानी बात है। वाइजमैन ने जर्म थ्योरी दिया था। तो जर्म थ्योरी में अब ऐसा नहीं माना जाता है कि किन्हीं कारणों से हो गया या क्या हो गया। अब यह माना जाता है कि एक चेन होता है जिसमें डिजीज एजेंट है, कैरियर है, होस्ट है और फिर डिजीज हो जा रहा है। बिना जर्म के डिजीज नहीं होगा। हालांकि अब हम जानते हैं कि कुछ न्यूट्रिशनल डिजीजेज भी होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के भी डिजीजेज होते हैं। A very strict definition include only infectious organism that multiply and spread to other nearby plants. Most pathogens are microscopic and include bacteria, fungi, nematode, virus, molecules, protozoa and parasitic plants. These are called biotic diseases, and plant pathologists usually do not consider organisms such as insect, deer, rodents and birds to be a pathogen. ठीक है, यह माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म ही मुख्य रूप से डिजीज कॉजिंग एजेंट माने गए। प्लांट पैथोलॉजी क्या है? प्लांट पैथोलॉजी स्ट्राइव्स टू इंक्रीज आवर नॉलेज अबाउट प्लांट डिजीज एज ए साइंस। एक विज्ञान के रूप में पादप रोग के बारे में जानकारी जहाँ से हम लोग की बढ़े वह ब्रांच है प्लांट पैथोलॉजी। टू डू दिस प्लांट पैथोलॉजिस्ट स्टडी सच फैक्टर्स एज, वह ऐसे फैक्टर्स का अध्ययन करते हैं प्लांट पैथोलॉजिस्ट जो कि बायोलॉजी ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, mechanism that pathogen use to cause disease and interaction between pathogen and host plant। तो पहली चीज़ इसमें यह है कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजी जानिए। जब उसको आप जानेंगे, कल्चर करके देखेंगे, उसके रिक्वायरमेंट को देखेंगे, किस चीज़ का टॉक्सिक इफेक्ट उस पर पड़ता है ये देखेंगे, तभी तो उसके बचाव के रोकथाम के उपाय कर पाएंगे। तो इसलिए पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। और दी मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म से डिजीज कॉज करता है। जैसे कुछ फंजाई आप ले लीजिए, ये फंजाई यदि सदस्य हैं ऊमाइसीड्स के, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है प्लाज्मोपारा वाइटिकोला, ग्रेप, डॉनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप। फिर उसी ग्रुप में लेड ब्लाइट पोटैटो कॉज बाई फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान भी है। डॉनी मिल्ड्यू पेरेनोस्पोरा के द्वारा, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर एल्बिगो कैंडिडा के द्वारा। ये जो 4 डिजीज और पैथोजेन का नाम आपके सामने रखा गया, ये सब ऊमाइसीड्स के सदस्य हैं फंजाई में। फंजाई के अनेक क्लास, उसमें से ऊमाइसीड्स के ये सदस्य हैं। इनका संरचना सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। और दूसरे ग्रुप ऑफ पैथोजेन हैं फंजाई के, तो वो काइटिन का बना होता है। तो अब इनके डिजीज कॉज करने के मैकेनिज्म अलग हो जाते हैं और इनके कंट्रोल के भी मैकेनिज्म देखिए अलग हो जाएंगे, क्योंकि जो काइटिनोलाइटिक होगा वो फंजाई पर नॉर्मली इफेक्टिव हो जाएगा, पर वो माइसिट्स वाले ऑर्गेनिज्म पर वो हावी नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए सेलुलोलाइटिक टाइप का इंतज़ाम करना पड़ेगा। यह तो एक पैरामीटर हमने लिया, पर मैकेनिज्म में और भी कई चीज़ें आते हैं, जैसे मोड ऑफ इन्फेक्शन, एंट्री इन द होस्ट और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। कौन से वो कंडीशन हैं जो पैथोजेन के प्रोपेग्यूल्स फॉर्मेशन की दर को बढ़ा देते हैं, होस्ट के अंदर उसके लाइफ साइकिल के समय के चक्र को कम कर देते हैं
कब उनके रिप्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, कैसे होस्ट के अंदर पैथोजेन इंटर करता है, इन सारी चीज़ की भी जानकारी प्लांट पैथोलॉजी में की जाती है। मैकेनिज्म दैट पैथोजन यूजेस टू कॉज डिजीज। अच्छा, एक और एस्पेक्ट देखिए, पैथोजेन जब शरीर में जाएगा तो ये कुछ टॉक्सिक मटेरियल एक्सक्रीट करेगा, और वह टॉक्सिक मटेरियल स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को डिसरप्ट कर देगा अथवा मेटाबॉलिज्म को ब्रेक करेगा बाय इन्फ्लुएंसिंग सर्टेन सेल ऑर्गेनेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोई प्रभावित करता हो। एन इंटरेक्शन बिटवीन पैथोजेन एंड होस्ट प्लांट, और होस्ट पैथोजेन के बीच में कहा जाता है कि देयर इज ए टग ऑफ वार बिटवीन होस्ट एंड पैथोजेन। और इसको बाद में, चूँकि हम लोग होस्ट के साइड से खड़े होते हैं, होस्ट हमारे लिए यूजफुल होता है, हम उसे कल्टीवेट करते हैं, तब इसे बदल के कहा गया देयर इज टग ऑफ वार बिटवीन प्लांट पैथोलॉजिस्ट एंड प्लांट पैथोजेन। होस्ट और पैथोलॉजिस्ट दोनों एक तराजू में खड़े हो जाते हैं पैथोजेन से फाइट करने के लिए। अब जब इंटरेक्शन होता है होस्ट पैथोजेन के बीच में, जब इवोल्यूशन की प्रक्रियाओं में कोई भी पैथोजेन किसी भी होस्ट पे नहीं लगेगा, तो वो क्यों लगता है? अच्छा, मान लीजिए कि गेहूं का क्रॉप अक्टूबर से अप्रैल हो रहा है और कोई पैथोजेन जुलाई में सामने आ रहा है। जुलाई का टेम्परेचर उसके लिए बेहतरीन है, मॉइस्चर और टेम्परेचर जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो अब बताइए ये पैथोजेन गेहूं पर कैसे लगेगा? इसका मतलब नेचर में ये डिस्ट्रीब्यूशन है सीजन वाइज, वो अपने रिक्वायरमेंट वाइज इनका स्ट्रेटिफिकेशन हुआ है, पैथोजेन का भी होस्ट का भी। तो जब दोनों की अवेलेबिलिटी होती है, वैसे होस्ट और पैथोजेन के बीच में एक तारतम्य स्थापित हुआ है। हानिकारक होने के बावजूद उनके बीच कुछ ऐसे एडॉप्टेशन इवोल्यूशनरी प्रक्रिया में विकसित हुए हैं जो कि उन्हें डिजीज कॉज करने में सहयोग करते हैं। अच्छा, होस्ट के अंदर कैसे एक पैथोजेन इंटर करेगा? क्यूटिकल का लेयर होस्ट के सरफेस पे है, वह क्यूटिनोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करेगा। तो वो पैथोजेन क्या करता है? केमिकल आर्सेनल के द्वारा लड़ाई होती है होस्ट और पैथोजेन के बीच। केमिकल आर्सेनल, जो कि तरह तरह के एंजाइम होते हैं, जिनके द्वारा एंजाइम, टॉक्सिन एंड हार्मोन्स आर दी 3 factors, chemical arsenals that helps pathogen to establish themselves, enter and establish themselves in the host. तो होस्ट और पैथोजेन दोनों का इंटरेक्शन की भी जानकारी अनिवार्य होती है। These studies help plant pathologists to devise better method of preventive or controlling the disease and alleviate the damage that they cause. डैमेज को मिनिमाइज करना, एक्चुअली अब कंट्रोल के जगह डिजीज मैनेजमेंट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ऐतिहासिक तौर से प्लांट डिजीज के बारे में विचार किया जाए तो फाइटोप्थोरा लेट ब्लाइट विच कॉज्ड द पोटैटो फेमिन इन आयरलैंड 1845 से 1846। याद रखिए, 10 लाख लोगों का पलायन हुआ था इस रोग की वजह से। यह बहुत गंभीर रोग है, महामारी के रूप में फैलता है, इपीफाइटोटिक कहते हैं, इपीडेमिक नहीं। जब प्लांट का रहेगा तो उसे इपीफाइटोटिक कहेंगे। तो यह महामारी के रूप में फैलता है। हफ्ता भर के अंदर हजारों किलोमीटर के पोटैटो क्रॉप जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बशर्ते इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हो। Hundreds of thousands of people died, approximately 1.5 million people,
मतलब यहाँ 15 लाख पीपुल ई माइग्रेटेड टू दी यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम आयरलैंड से। डॉनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप एक दूसरा इसका बहुत ही खतरनाक रोग का प्रभाव रहा है। डॉनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप ऑलमोस्ट ruined the French wine industry in the late 1800. The success of Bordeaux mixture, एक chemical fungicide है, in controlling this disease gave great encouragement to agriculturists and stimulated the study of the nature and control of the plant disease. देखिए यह इपोच मेकिंग घटना है। फ्रांस लीकर इंडस्ट्री के लिए फेमस और अंगूर का प्लांट, अंगूर का इस्तेमाल इस कार्य में, और अंगूर पर रोग होता है डॉनी मिल्ड्यू प्लाज्मोपारा वाइटिकोला के द्वारा। पैथोजेन का नाम है प्लाज्मोपारा वाइटिकोला। यह इतना सीरियस डिजीज है कि पूरा अंगूर के क्रॉप को ही नष्ट कर दिया। तो इस एक डिजीज की वजह से वो वाइन इंडस्ट्री वहाँ की खतरे में पड़ गई, और तब मिलार्डेट नाम के साइंटिस्ट ने बोर्डेक्स मिक्सचर का इस्तेमाल किया और उसे पाया कि इफ़ेक्टिव कंट्रोल यह कर सकता है, और उसकी रक्षा करी। और यही वो स्थान है जहाँ से केमिकल फंजीसाइड का प्रारंभ हुआ। हमारी जो आज वैज्ञानिक तड़क भड़क देखते हैं, इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। Plant disease causes variable amount of damage every year. Often the severity of damage depends on weather pattern. वेदर एक ऐसा फैक्टर है कि देखिए पैथोजेन का वायरुलेंस बढ़ा देगा और होस्ट की ससेप्टिबिलिटी बढ़ा देगा, स्पोरुलेशन की घटना बढ़ा देगा, और लाइफ साइकिल के चक्र में लगने वाले समय को कम कर देगा। मतलब क्विक साइकिलिंग होने लगेगा, ताकि होस्ट के क्रॉप सीजन के दौरान ही अनेक साइकिल पैथोजेन का घूम जाए, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज बन जाता है। अब देखिए एक प्लांट बना के यह बताने का प्रयास किया गया है कि अनेक प्रकार से स्थान पे रोग हो रहे हैं। पाउडरी मिल्ड्यू है, सूट ब्लाइट हो जा रहा है, लीफ पर स्पॉट आ रहा है, ट्विग ब्लाइट हो जा रहा है, विल्ट हो जा रहा है, सूख जा रहा है, कैंकर हो जा रहा है, देखिए स्टेम पे, क्राउन गाल हो जा रहा है, रूट रॉट हो जाता है, और रूट नॉट हो जाता है निमेटोड के कारण। तो ये एक डिजीज के बारे में जनरल कि हर प्लांट किसी न किसी रोग से प्रभावित हो रहा है। टाइप्स ऑफ डिजीजेज, अभी तक हम लोग का ध्यान रोग कारक नहीं पैथोजेन पर जा रहा था, पर यह समझिए कि अनेक कारण हो सकते हैं रोग के। पैथोजेन ही रोग का खाली कारण नहीं होता है। नॉन इन्फेक्शियस या एबायोटिक, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं इन्वॉल्व है, वहाँ भी रोग हो रहा है। तो वो रोग का कारण क्या है? न्यूट्रिशन, मॉइस्चर, टेम्परेचर, अदर मेटेरोलॉजिकल कंडीशन एंड टॉक्सिक केमिकल्स। और जो बायोटिक होंगे उनमें फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, वायरॉइड्स, फाइटोप्लाज्मा, निमेटोड, पैरासिटिक प्लांट्स। तो कहने का मतलब ये कैटेगरी ऑफ दी बायोटिक ऑर्गेनिज्म है जो रोग कॉज करते हैं। तो ये बायोटिक और बायोटिक दोनों ने रोग कॉज किया। यहाँ पर एक हाइफा है, यह सिनोसिटिक है, और यहाँ दो प्रकार के हाइफा दिखाए गए हैं। ऊपर वाले केस में जिसे ए कहा गया है, वहाँ पर सिनोसिटिक है, माने सेल कंपार्टमेंट में ये नहीं बटा हुआ है। और जो बी दिखाया गया है उसमें सेप्टा के द्वारा सेल में विभेदित हुआ है। वो फंजाई था, अब ये देखिए बैक्टीरिया। रॉड भी सेप का बैक्टीरिया होता है, और स्पाइरला और वाइब्रियो भी होता है। कॉमा के सेप्ट का भी बैक्टीरिया होता है। डिजीज डेवलपमेंट, व्हाट डज इट टेक टू प्रोड्यूस डिजीज? 3 फैक्टर्स इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस डिजीज, द होस्ट, द पैथोजेन एंड द इन्वायरमेंट। इसको पॉपुलरली
डिजीज ट्रेंगिल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ये कहा जाता है कि एनी यूजफुल contribution cannot be made without considering the disease triangle. No, nothing can be said about the disease without considering the disease triangle. इन तीनों ही फैक्टर्स को जब तक आप जानेंगे नहीं, डिजीज के बारे में कुछ भी फोरकास्ट करना और बोलना आपका बेमानी होगा। क्यों? और कौन से फैक्टर? डिजीज ट्रेंगल के 3 आर्म है, इन्वायरमेंट एट द बेस एंड द 2 आर्म्स आर होस्ट एंड द पैथोजेन। भाई होस्ट नहीं है तो पैथोजेन क्या करेगा? ठीक है, दूसरे शब्दों में एक बार फिर इसी को देखिए, रेजिस्टेंट होस्ट है तो पैथोजेन क्या करेगा? दोनों में मेल हो जाए, पर होस्ट रेजिस्टेंट है तो पैथोजेन क्या करेगा? अब जरा पैथोजेन के नज़रिए से देखिए। जैसे होस्ट रेजिस्टेंट और ससेप्टिबल होता है, उसी तरह पैथोजेन वायरुलेंट और ए वायरुलेंट होता है। यदि पैथोजेन ए वायरुलेंट है तो होस्ट पैथोजेन मिला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है, उसमें डिजीज कॉज करने की क्षमता ही नहीं है उस स्ट्रेन में उसके। और यदि पैथोजेन वायरुलेंट होगा तो डिजीज और तेज़ी से होगा। एंड द इन्वायरमेंट, तो कहा गया कि इस डिजीज ट्रायंगल का होस्ट और पैथोजेन और उनके बीच फिजिकल कांटेक्ट तो बहुत ही अनिवार्य है, उसके बिना कैसे डिजीज होगा। पर वह कांटेक्ट भी कैसा होना चाहिए, गौर करिएगा, बिटवीन द ससेप्टिबल होस्ट एंड वायरुलेंट पैथोजेन, यह कांटेक्ट डिजीज कॉज करेगा। पर एक व्यवधान और है, इस ट्रायंगल का आधार जो है वह इन्वायरमेंट है। यदि इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं रहेगा तो भी डिजीज होस्ट पैथोजेन के कांटेक्ट के बावजूद भी नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई जूस्पोरिक फंजाई है, जैसे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान ही है, अब मौसम है ड्राई, तो यह जू स्पोर देता है। जू का मतलब फ्लैजिला लगा रहता है, जो थिन फिल्म ऑफ वाटर, पानी के हल्के लेयर पे यह तैरता हुआ स्टोमेटा खोज के होस्ट सेल के अंदर इंटर करता है। और यदि मॉइस्चर का अभाव है तो ये इसके स्पोर्स या प्रोपेग्यूल जर्मिनेट करके भी वो एंट्री अपना नहीं बना पाएंगे। तो इन्वायरमेंट पैथोजेन के फेवरेबल में और होस्ट के अगेंस्ट में हो तो डिजीज होगा और बहुत तेज होगा। अब देखिए, यही डिजीज ट्रायंगल है, द होस्ट, द पैथोजेन एंड द इन्वायरमेंट, ये कंबाइंड एफर्ट में डिजीज करते हैं। फंजाई, बैक्टीरिया, निमेटोड, फाइटोप्लाज्मा, वायरसेस, ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेन हैं जो कि इन्फेक्शन करते हैं। इनके अपने अलग अलग तरीका है। वायरस इनर्ट केमिकल है, होस्ट के बाहर में कुछ नहीं करना है, पर यदि यह किसी एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डिजीज प्लांट से सैप ट्रांसमिसिबल होकर दूसरे होस्ट में पहुंच जाएगा तो रोग कॉज कर देगा। यही बात फाइटोप्लाज्मा के साथ भी है। इसमें इंसेक्ट भी बहुत बड़ा रोल करते हैं। इंसेक्ट जानते हैं, एक प्लांट पे अपने माउथ पार्ट से सक करते हैं सेल सैप को, तो उसमें वायरस ले लेंगे और फिर दूसरे जब होस्ट पे जाएंगे तो वहाँ का भी जूस सक करेंगे। उस प्रक्रिया में उनके माउथ पार्ट से वायरस एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र हो जाता है। बैक्टीरिया, निमेटोड, ये लोग बैक्टीरिया जो है वो पैसिवली ट्रांसमिट होता है एयर ड्रॉपलेट इत्यादि के साथ। और फंजाई तरह तरह के स्पोर बनाते हैं और उस स्पोर के द्वारा इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर स्पोर दिया गया है और उसके बगल में
एप्रेसोरियम दिया गया है। एप्रेसोरियम का तात्पर्य यह है कि जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो एक माइसीलियल कुशन बनाता है और उसमें से इन्फेक्शन पेग निकलता है और उस पेग में इसे एंजाइम सेक्रेट होगा जो कि रास्ते की दीवार को, सेल वॉल को डिग्रेड करता है और उसका जर्म ट्यूब होस्ट के अंदर इंटर करता है। अब एक बैक्टीरिया है तो यह पैसिवली जाता है, तो स्टोमेटा के द्वारा वाटर ड्रॉपलेट के साथ चला जाता है। एक लीफ हॉपर है तो अपने माउथ पार्ट के कारण वो पाइट्स करके जब सक करता है सेल सैप तो उस प्रक्रिया में पहुंचा देता है। हाउ डिजीज आर मैनेज बाय क्वारंटाइन, सीड सर्टिफिकेशन, इरेडिकेशन, क्रॉप रोटेशन, इरेडिकेट अल्टरनेट होस्ट और सैनिटेशन, ये कुछ प्रकार हैं जिसके द्वारा डिजीज को कंट्रोल किया जाता है। कुछ और तरीका है कि रेजिस्टेंट होस्ट का उपयोग करिए तो होस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप भी करिए। ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस किया जाता है। प्रोटेक्शन के कई तरीका हैं, कल्चरल प्रैक्टिस, हैंडलिंग प्रैक्टिसेज, मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट वेक्टर। कई बार इंसेक्टिसाइड छिड़क देते हैं तो इंसेक्ट जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है वो जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो डिजीज का स्प्रेड रुक जाएगा। डिजीज कंट्रोल फंजीसाइड्स के द्वारा भी किया जाता है, तो इसमें प्रोटेक्टेंट फंजीसाइड होते हैं और सिस्टेमिक फंजीसाइड होते हैं। तो अधिकतर देखिए इसमें प्रोटेक्टेंट होते हैं। क्या करते हैं कि आप प्लांट के केस में डिजीज्ड प्लांट को आप क्योर करने की परवाह नहीं करते हैं। आपका ध्यान किस बात पे होता है कि आप प्लांट के पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। फॉर यू ए प्लांट ऑफ व्हीट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट पॉपुलेशन ऑफ व्हीट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए हमें प्रोटेक्टेंट फंजीसाइड का जब हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब कि होस्ट और पैथोजेन के बीच में एक टॉक्सिक बैरियर का निर्माण कर देता है आदमी, और वो टॉक्सिक बैरियर कोई फंजीसाइड रहेगा तो पहले ही हेल्दी क्रॉप में जब डिजीज का समय आ जाए, जब डिजीज कहीं कहीं दिखने लगे क्रॉप में, तो उस केमिकल का छिड़काव सारे हेल्दी प्लांट पर कर दिया जाता है सो दैट वहाँ से जो प्रोपेग्यूल बन के ट्रांसमिट हों हेल्दी प्लांट पर, तो होस्ट और पैथोजेन के बीच में टॉक्सिक बैरियर आ जाए फंजीसाइड का, जिससे कि होस्ट की सेफ्टी रहे। तो उनको प्रोटेक्टेंट फंजीसाइड, प्रोटेक्टेंट केमिकल फंजीसाइड कहा जाएगा। पर सिस्टेमिक फंजीसाइड एक दूसरे तरह का फंजीसाइड है। इसको यदि रूट सिस्टम में डाला जाए या फॉलियर स्प्रे किया जाए तो रूट में डालिएगा और लीफ में सैंपलिंग करके एक्सट्रैक्ट करके देखिएगा तो लीफ में वह मौजूद हो जाएगा, और लीफ पर स्प्रे करिएगा रूट में भी आप सैंपलिंग करके देखिएगा तो रूट में मिलेगा। तो कहने का मतलब कुछ केमिकल ऐसे हैं जो एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब होके मूव करते हैं फ्रॉम वन एंड ऑफ द प्लांट टू अनदर एंड, और रास्ते में कोई भी जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के प्रोपेग्यूल्स पाए गए या वो पाए गए उसके माइसीलियम, तो उसको वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए दो प्रकार में बांटा गया, एक प्रोटेक्टेंट और एक सिस्टेमिक फंजीसाइड। अब प्रोटेक्टेंट फंजाई कब स्प्रे करते हैं, तो इसे स्प्रेइंग आफ्टर इन्फेक्शन पीरियड, स्प्रेइंग बिफोर इन्फेक्शन पीरियड। यदि आपको पहले से पता है तो इन्फेक्शन के होने के पहले ही उसको स्प्रे कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कोई प्लांट लगाने जा रहे हैं, आप पता है कि रूट नॉट निमेटोड से यहाँ इस पर डिजीज होता है, तो जिस गड्ढे में आप उस प्लांट को लगाने जा रहे हैं उसमें पहले ही कार्बोफुरान आपने डाल दिया जो निमेटिसाइड है और तब उसे लगाया, तो निमेटोड को रूट के पास वह फटकने न देगा। और कुछ जो हैं वो स्प्रेइंग आफ्टर इन्फेक्शन, जब एक आध रोग दिखाई देने लगा तो आप स्प्रे कर दीजिए। तो इन्फेक्शन के पहले और इन्फेक्शन के बाद दोनों ही स्थितियों में फंजीसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है डिजीज कंट्रोल में। तो दोस्तों ये था हम लोगों का विचार
वैचारिक गतिविधि इस टॉपिक पे। और अब आपको पार्टिसिपेट करना है। और पहले तो आपने सुना मुझे ध्यानपूर्वक, इसके लिए धन्यवाद। और आपसे कुछ सवाल मैं इसमें रख रहा हूँ जिसका आपको जवाब देना चाहिए। पहला तो जवाब ये, सवाल ये है कि नेम सिस्टेमिक फंजीसाइड। नेम सिस्टेमिक फंजीसाइड, किसी एक सिस्टेमिक फंजीसाइड का नाम लें। दूसरा, इज इट पॉसिबल बाय रेगुलेटरी मेजर्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज? क्या लेजिस्लेटिव मेजर के द्वारा, रेगुलेटरी मेजर के द्वारा डिजीज के स्प्रेड को रोका जा सकता है? तीसरा सवाल आपसे ये है कि फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस के सिर्फ एक मोड ऑफ इन्फेक्शन आपको बताना है। आपको ये बताना है कैसे ये होस्ट में एंट्री करते हैं। एक एक रास्ता इन तीनों का बता दीजिए। बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस तीनों प्लांट पैथोजन के महत्वपूर्ण ग्रुप हैं। डिजीज ट्रायंगल के तीनों आर्म कौन कौन हैं? डिजीज ट्रायंगल के तीनों आर्म कौन कौन हैं? और आप किसी एक एबायोटिक प्लांट डिजीज का नाम बताएं। ठीक है, ये नाम आपको चैट बॉक्स में लिख के भेजना होगा। आप लोग इसमें प्रतिभाग नहीं करते हैं। एमएससी के विद्यार्थियों से थोड़ी शिकायत मुझे हो रही है। इतना मेहनत आदमी कर रहा है और आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। आप वीडियो देख ले रहे हैं और अटेंडेंस भेजने में भी आपको डिफ़िकल्टी हो रही है। ठीक से मैंने कहा कि आप अपना नाम लिखिए, अपना आईडी लिखिए और तब उसे भेजिए और क्वेश्चंस का आंसर भेजिए। तो जो सबसे ऊंचे क्लास के विद्यार्थी हैं और उनसे ऐसे व्यवहार की मतलब शोभा नहीं देता है। आप लोग को कुछ बोलना भी वैसे मुझे शोभा नहीं देता है। आप सब लोग बराबर के आदमी हैं। अरे आप पढ़ रहे हैं, वही मैं पास कर लिया हूँ। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बात। आगे आपकी मर्जी। धन्यवाद।